वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिविक्स की दूसरी क्लास में चैप्टर 1 पर डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर डिस्कशन किया था और आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर के बारे में पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में आप सभी जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारत के सभी लोगों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा था और इसी आंदोलन के बाद एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भारत को आज़ादी मिली। औपनिवेशिक राज्य के एक लंबे अत्याचार के बाद भारतीयों ने इतना तय कर लिया था कि अब स्वतंत्र भारत को एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चाहिए जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान माना जाएगा, उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी और सभी को सरकार में हिस्सेदारी का अधिकार होगा। इसके बाद अब यह तय करना था कि भारत में लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया कैसे जाए, उनके कामकाज क्या होने चाहिए, नियम क्या होने चाहिए। लेकिन ये काम किसी एक व्यक्ति का नहीं था। लगभग 300 लोगों के प्रयास से, संविधान सभा की विभिन्न बैठकों से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा के बारे में ये कहा जाता है कि उनके सामने, संविधान सभा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग थे। डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेजेस, और इन सभी के लिए एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जिसमें सभी की सहमति हो, किसी एक वर्ग की नहीं। सिर्फ इतनी ही परेशानियां नहीं थी। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा लगभग तय हो चुका था। कुछ रियासतें ऐसी थी जो तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा। सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भारत की बहुत ज़्यादा खराब थी। ऐसे में उन्होंने जो दस्तावेज तैयार किया उसमें सामाजिक आर्थिक सुधारों के जरिए गरीबी उन्मूलन और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी काफ़ी जोर दिया गया था। विविधता में एकता की बात कही जा रही है, सामाजिक आर्थिक सुधार की बात कही जा रही है और इन सभी को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया गया जिसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं, की फीचर्स इस प्रकार हैं। पहला, फेडरलिज्म, फेडरेशन, संघवाद। इसका मतलब है देश में एक से ज़्यादा सरकारों का होना। इन इंडिया वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। पंचायती राज is the third tier of government and you have read about this in your class 6 book. इसको हम गवर्नमेंट के 3 फॉर्म्स के रूप में, लेवल्स के रूप में देख सकते हैं: सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, पंचायती राज। The Indian Constitution defines the power of each government at each level and at every tier. भारतीय संविधान प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक सरकार की शक्ति को परिभाषित करता है, यानी इन तीनों के पास अलग अलग शक्तियाँ होती हैं जो अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। Each state in India enjoys autonomy in exercising powers on certain issue. भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने के अधिकार होते हैं जिनमें उन्हीं का फैसला मान्य होता है। But when we talk about national concern, जब हम नेशनल कंसर्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं, तो वहाँ पर सभी स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो करना पड़ता है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज वेयर ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क। संविधान यह भी स्पष्ट करता है कि प्रत्येक स्तर की सरकार अपने अपने कामों को करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगी। अब हम लोग सेकेंड फीचर की बात करते हैं जो कि पार्लियामेंट का सेकेंड फीचर है, पार्लियामेंट्री
कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? द डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबव कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जब हम संसदीय शासन पद्धति की बात करते हैं तो सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं, हम इसकी बात करते हैं। यानी कि चुनाव के द्वारा सरकार के सभी स्तरों पर लोग कार्य करते हैं। ये चुनाव कौन करता है? ये चुनाव जनता करती है। किसके द्वारा? इलेक्शन के थ्रू। और किसको चुनकर लाती है? अपने रिप्रेजेंटेटिव को। द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन। और ये इलेक्शन कैसे होता है? दिस इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय द मेथड ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जहां 18 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होता है। पहले यह आयु 18 वर्ष से ज़्यादा थी, यानी 21 वर्ष थी, लेकिन फिर इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अब जो रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आएंगे वो क्या होंगे? दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल, यानी ये प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। अकाउंटेबल टू द पीपल, जनता के प्रति उत्तरदायी, यानी अगर ये कुछ गलत करते हैं तो इनको जवाबदेही अपनी जनता को देनी पड़ेगी। थर्ड वन इज separation of powers. According to the Constitution, there are 3 organs of government. These are the legislature, executive, and the judiciary. The legislature refers to our elected representatives. The executive is a smaller group of people who are responsible for implementing laws and running the government. The judiciary, of which you will read more in Unit 3 of this book, refers to the system of courts in this country. 3 organs हैं गवर्नमेंट के। पहला है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर कौन हुआ? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी जिन लोगों को हमने चुनाव के द्वारा चुन लिया है। ये क्या करते हैं? मेक्स द लॉ, कानून को बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, इम्प्लीमेंटिंग लॉज, उस लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। एंड रनिंग गवर्नमेंट, सरकार को चलाते हैं। थर्ड वन इज जुडिशरी, न्यायपालिका, टू रिजॉल्व एनी डिस्प्यूट्स अराइजिंग विद इन पब्लिक और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड इवन बिटवीन स्टेट्स ऑफ इंडिया। न्यायपालिका का काम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसे बाकी दोनों से स्वतंत्र रखा जाता है, सर्वोपरि है ये। इसका काम होता है, न्यायपालिका का काम क्या है? ऐसे किसी भी विवाद को समाप्त करना या सॉल्व करना जो कि पब्लिक के बीच में या लेजिस्लेचर यानी विधायिका या कार्यपालिका के बीच में, इवन राज्यों के बीच में यानी स्टेट के बीच में होता है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को, ऐसे विवादों को ये सॉल्व करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच ऑफ दीज ऑर्गन्स शुड एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इन सभी के पास अपनी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जुडिशरी पर किसी का भी दबाव नहीं होता है। एक दूसरे के काम को ये चेक तो करती हैं। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन सिर्फ ये देखने के लिए कि शक्ति का जो विभाजन है, शक्ति का जो बंटवारा है, उसमें बैलेंस बना रहे, बैलेंस ऑफ पावर। इन तीनों के बीच में शक्ति का संतुलन बना रहना चाहिए। न्यायपालिका को स्वतंत्र इसलिए रखा गया है क्योंकि न्याय व्यक्ति को जब दिया जाता है तो हम यह आशा करते हैं, हम यह मानते हैं कि वो फ्री होगा, किसी दबाव में नहीं दिया जाएगा। जो फैसला लिया जाएगा वो बिल्कुल न्याय पर आधारित होगा। इसलिए न्यायपालिका को
बाकी दोनों से स्वतंत्र रखा जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं? मौलिक अधिकार। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रिफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अंतरात्मा कहा जाता है इसको भारतीय संविधान का। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, देखिए बच्चों यहाँ पर आपकी बुक में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स को बताया गया है। फंडामेंटल राइट्स हैं क्या? द फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड एज द बेसिक ह्यूमन राइट्स टू ऑल सिटीजन। ऐसे मूलभूत मानवीय अधिकार होते हैं जो सभी नागरिकों को दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में इनका विवरण भाग 3 में किया गया है। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। राइट टू इक्वालिटी, जिनका विवरण आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, अनुच्छेद 14 से 18। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 to 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 to 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। आर्टिकल 31 जो कि आपका राइट टू पावर्टी था, इसको फंडामेंटल राइट्स से बाहर कर दिया गया है एंड एबॉलिश्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया। तो ये रहा आपका फंडामेंटल राइट। अब हम लोग इसी के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये संविधान के 4थे भाग में दिया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इनका विवरण मिलता है। दिस पॉलिसी इज़ डेराइव्ड फ्रॉम आयरलैंड। आयरलैंड से इस पॉलिसी को हमने अपने संविधान में लिया है। दिस पॉलिसी गाइड द गवर्नमेंट। ये पॉलिसी गवर्नमेंट को या सरकार को निर्देश देती है, गाइड करती है, मार्गदर्शन करती है। दिस पॉलिसी इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ होल सोसाइटी। ये पॉलिसी एक व्यक्ति की बात ना करके पूरे समाज की बात करती है और उनके सुधार या उनके बेनिफिट्स की बात करती है, उनके भले की बात करती है, फ़ायदे की बात करती है। दिस पॉलिसी इज़ रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म अ वेलफेयर स्टेट। अब लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion. एक सेक्युलर स्टेट वो होता है जिसमें किसी एक धर्म को ऑफिशियली प्रमोट नहीं किया जाता है, यानी सभी धर्मों को समान अधिकार दिए जाते हैं, समान दर्जा दिया जाता है, सभी धर्मों को उनके धर्मों का पालन करने का अधिकार दिया जाता है, वो अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में सभी धर्मों को उनके धर्मों को फॉलो करने का अधिकार दिया जाता है, इसलिए हम भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश भी कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर देखिए आपके बुक में
बहुत सारे पिक्चर्स दिए हैं जिसमें फाइनल सेशन दिखाया गया है 24 जनवरी 1950, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो साइन कर रहे हैं दस्तावेज़ों को। इस तरह से आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में धर्मनिरपेक्षता की समझ, जो आपका दूसरा चैप्टर है सेक्युलरिज्म, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम एंड स्टे हेल्दी, कीप social distancing.